नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, रीट शिक्षक भर्ती 2021 के नए पाठ्यक्रम के अनुसार विज्ञान का मॉडल पेपर 12वां ये रहेगा अपना, जिसमें 30 प्रश्न बिल्कुल परीक्षा के पैटर्न के हिसाब से रहेंगे। बिल्कुल आपके राजस्थान बोर्ड की किताबें जो 2019-20 में चला करती थी, बहुत ही शानदार बुक्स थी, उनमें से प्रश्न प्लस वर्तमान सत्र में जो एनसीईआरटी की पुस्तकें चल रही हैं उनमें से भी प्रश्न लिए गए हैं। बिल्कुल परीक्षा पैटर्न के हिसाब से, जैसे बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, विज्ञान प्रौद्योगिकी, आपके नए जो टॉपिक्स जुड़े हैं वो, प्लस टीचिंग मेथड, सबको मिला करके 30 प्रश्न तैयार किए गए। बिल्कुल परीक्षा वाली फीलिंग आपको दिलाने वाला पेपर बनाया गया है। साथियों, फ़ायदा होगा निश्चित रूप से। और जो लोग बोल रहे हैं कि सर प्लेलिस्ट ओपन नहीं हो रही है किसी कारण से, तो साथियों इस वीडियो के नीचे जो हमारा लोगो है, ठीक है, चैनल का लोगो, उसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद में जो है आप हमारे YouTube के होम पेज पे चले जाएंगे। होम पेज पे जाने के बाद आपको ऊपर प्लेलिस्ट नाम लिखा हुआ दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा और हमारे जो साइंस के मॉडल पेपर की जो सीरीज़ है उसको आप देख लीजिएगा। सारे मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं बिना समय गवाए आज के अपने टेस्ट को। और वीडियो अगर पसंद आए, टेस्ट अगर पसंद आए, मॉडल पेपर पसंद आए, तो साथियों निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अदरवाइज आप अपना समय जो वो व्यर्थ न गंवाएं। चलिए, पहला प्रश्न है कि द्रव को ताप देने पर कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, 2 गतिज ऊर्जा कम हो जाती है, 3 स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और 4 है 1 तथा 3 दोनों सही। तो देखिए साथियों, द्रव को ताप देने पर कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो इंक्रीज हो जाएगी और जो स्थितिज ऊर्जा है आपकी वो घट जाती है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन 1 यहाँ पे आपका सही उत्तर रहेगा। स्थितिज ऊर्जा का मतलब क्या है? एक जगह टिके रहना, जितनी ज़्यादा देर टिके रह सकते हो, जितने मतलब बिल्कुल अगर एक ही जगह वस्तु टिकी रहती है, यानी कि गतिज ऊर्जा 0 है और स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम है। अगर ये वस्तु गतिमान हो गई बहुत तेज़ी से तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और स्थितिज ऊर्जा जो है इसकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जिस अनुपात में गतिज ऊर्जा बढ़ती है उसी अनुपात में आपकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे निश्चित रूप से सही उत्तर रहेगा। बहुत अच्छे से समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपका, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत पर आधारित प्रतिरूप प्रतिपादित किया? 1 रदरफोर्ड ने, 2 जे थॉमसन ने, 3 हुंड ने और 4 नील्स बोर ने। तो परमाणु प्रतिरूप जो है वो भी क्वांटम सिद्धांत पर आधारित, तो वो दिया साथियों आपके ऑप्शन नंबर 4 नील्स बोर ने। ठीक है, आपका ऑप्शन 4 यहाँ पे साथियों सही रहेगा। जे थॉमसन का आपको पता है प्लम पुडिंग मॉडल है, रदरफोर्ड के प्रयोग भी आप लोगों को पता होंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा। तीसरा आपका प्रश्न है कि 1 आर्मस्ट्रॉन्ग किसके बराबर होता है? आर्मस्ट्रॉन्ग, देखिए साथियों, इसको यहाँ डॉट लगाई जाती है लेकिन अपन किसी कारण वजह से लगा नहीं सकते। जब टाइप करते हैं तो 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इस प्रकार से, 1 के ऊपर यहाँ पे इस प्रकार से बिंदु आता है। ठीक है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 10 की घात -6 सेंटीमीटर, ऑप्शन 2 है 10 की घात -7 सेंटीमीटर, और ऑप्शन 3 है 10 की घात -8 सेंटीमीटर, और ऑप्शन 4 है 10 की घात -9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो आपका आंसर रहेगा साथियों वो आप आंसर सही कीजिएगा, 10 की घात -9 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 की घात -9 सेंटीमीटर इसका आंसर जो है रहेगा। ठीक है साथियों, सॉरी 10 की घात 8 सेंटीमीटर है ना, 9 सेंटीमीटर नहीं, 10 की घात -8, सॉरी कन्फ्यूज़न के लिए। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इसका सही उत्तर रहेगा, 10 की घात -8 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से संयुक्त मूलक है Na+, Mg+, OH- या Cl-। यहाँ पे आपको पूछा क्या गया है? संयुक्त मूलक है। ठीक है, संयुक्त मूलक क्या होगा? 2 या 2 से अधिक परमाणु, ठीक है, 2 या फिर 2 से अधिक परमाणु जब मिलकर के एक मूलक बनाए तो वो होगा आपका संयुक्त मूलक। अधिक परमाणुओं का समूह जो है वो संयुक्त मूलक कहलाएगा। तो लिख देता हूँ का समूह, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह संयुक्त मूलक होगा। जैसे OH- जो है वो, इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों हैं, इसलिए ये संयुक्त मूलक होगा। बाकी Na+, Mg+ और Cl- ये आपके तीनों के तीनों क्या हैं? सरल मूलक हैं। कौन से मूलक है साथियों? सरल मूलक हैं। बिल्कुल एक ही इसमें परमाणु होता है, लेकिन 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का अगर समूह है तो उसको संयुक्त मूलक जो वो कहा जाता है। जैसे एक और एग्जाम्पल देखना चाहिए तो NO3 जो वो भी आपका क्या संयुक्त मूलक का एग्जाम्पल है। NH4+ जो है वो भी आपका संयुक्त मूलक का एग्जाम्पल है। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही होगा। अगला आपका प्रश्न है कि फ्रियोन के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। फ्रियोन गैस के निर्माण में कौन सी, मतलब फ्रियोन गैस एक प्रकार से होती क्या आपकी, अगर फॉर्मूला देखें रासायनिक सूत्र तो ये होगी आपकी CCl3
और F, ठीक है। CCl3F जो है वो आपका फ्रियोन 11 के नाम से इसको जाना जाता है। इसके निर्माण में उत्प्रेरक कौन सा काम में लिया जाता है? अगर इसकी अभिक्रिया देखें निर्माण की तो वो आपका CCl4 प्लस HF, ठीक है, और यहाँ पे आपका उत्प्रेरक आएगा और फिर बनेगा आपका फ्रियोन, ठीक है। फ्रियोन बनने के बाद में HCl आपका बन जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा साथियों? क्या आंसर कीजिएगा यहाँ पे आंसर आप कीजिएगा, जैसे अपन यहाँ पे अगर देखें तो जो आपका मोलिब्डेनम है वो तो बिल्कुल नहीं होगा, और सही इसका जो उत्तर रहेगा वो रहेगा आपका एंटीमनी पेंटाक्लोराइड। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 होता है, ये भी इसमें कार्य मतलब एक प्रकार से काम में नहीं लिया जाएगा। इसमें जो सही उत्तर रहेगा साथियों वो रहेगा एंटीमनी पेंटाक्लोराइड, यानी कि अगर इसका रासायनिक सूत्र बताऊं, एंटीमनी यानी SB से लिखते हैं अपन, और पेंटाक्लोराइड यानी 5 क्लोराइड तो Cl5, तो SbCl5 इसमें आपका क्या रहेगा साथियों? उत्प्रेरक रहेगा, एंटीमनी पेंटाक्लोराइड, तो ऑप्शन 3 इसका उत्तर जो वो रहेगा। चलिए छठा आपका प्रश्न है कि पुष्प में नर और मादा युग्मकों को उत्पन्न करने वाले भाग कौन से हैं? 1 पुंकेसर और परागकोश, 2 तंतु और वर्तिकाग्र, 3 परागकोश और अंडाशय, और 4 पुंकेसर और वर्तिका। देखिए साथियों यहाँ पे आपका उत्तर रहेगा, सिंपल है बिल्कुल प्रश्न, ऑप्शन नंबर 3 परागकोश, जिससे जो है वो आपके नर युग्मक उत्पन्न होंगे पौधे में और अंडाशय से मादा युग्मक उत्पन्न होते हैं। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका सही उत्तर रहेगा। सातवां प्रश्न है कि वह ग्रंथि जो केवल छोटे बच्चों में विकसित होती है? अधिवृक्क ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि। तो थाइमस जो ग्रंथि होती है साथियों केवल छोटे बच्चों में विकसित होती है, उसके बाद में ये एक प्रकार से कार्य नहीं करती है, एक प्रकार से अवशेष अंग जो है उसकी तरह हो जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन 2 सही उत्तर होगा। आठवां प्रश्न है कि तंत्रिका कोशिका का वह भाग जो उद्दीपनों को कोशिका की ओर भेजते हैं? कोशिका काय यानी सेल बॉडी, दुर्माच्छय यानी डेड्रॉन, और तंत्रिकाक्ष यानी एक्सोन, और 4 उपरोक्त सभी। तो उद्दीपनों को कोशिका की ओर जो भेजते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं साथियों? वो आपके कहलाएंगे डेड्रॉन यानी दुर्माच्छय, ठीक है, दुर्माच्छय इसका आंसर होगा, ऑप्शन 2 इसका उत्तर रहेगा। 9वां प्रश्न है कि हेपेटाइटिस ए किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत, हृदय, फेफड़े और तिल्ली। तो हेपेटाइटिस ए जो है वो आपके लीवर यानी यकृत को प्रभावित करता है, ऑप्शन 1 इसका उत्तर बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ठीक है साथियों। अगला आपका प्रश्न है कि कोशिका सिद्धांत के संदर्भ में असत्य कथन है? 1 प्रत्येक जीव अनेक कोशिकाओं से बना होता है, दूसरा नई कोशिकाएं पूर्व उपस्थित कोशिकाओं से बनती हैं, तीसरा है कोशिका के केंद्रक में आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, ऑप्शन 4 है जीन आनुवांशिकी की इकाई होते हैं। तो कोशिका सिद्धांत के संदर्भ में असत्य कथन बताना तो ऑप्शन 4 होगा, जीन आनुवांशिकी की इकाई होते हैं। ऐसा साथियों रियल में तो होता है, लेकिन कोशिका सिद्धांत में क्या बताया गया कि कोशिका जो है वो आनुवांशिकी की इकाई होती है। तो कोशिका को आनुवांशिकी की इकाई कहा गया है, कोशिका सिद्धांत में जीन को नहीं कहा गया है। तो ऑप्शन 4 जो वो इसका उत्तर जो वो होगा, स्लाइडन और स्वान ने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था। 11वां आपका प्रश्न है कि वल्लरी पादप है? मटर तथा ककड़ी, 2 करेला तथा तुरई, 3 तरबूज तथा कद्दू, और 4 तरबूज तथा ककड़ी। इस प्रश्न का उत्तर रहेगा तरबूज तथा कद्दू। देखिए साथियों मटर जो है, ककड़ी जो है वो आपके वल्लरी पादप नहीं होंगे, है ना। तुरई भी आपकी वल्लरी पादप नहीं होगा, और ककड़ी भी आपका वल्लरी पादप नहीं है। वल्लरी पादप आपके होंगे तरबूज और कद्दू, ये दोनों वल्लरी पादप आपके रहेंगे, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर जो वो रहेगा, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विद्युत रोधी पदार्थ है? पेंसिल, तांबा, एल्यूमिनियम या एबोनाइट। तो विद्युत रोधी पदार्थ पूछा गया है, तो यहाँ पे आप क्या आंसर कीजिएगा साथियों? एबोनाइट इसका आंसर आप कीजिएगा। पेंसिल पहले ही ऑप्शन पे काफ़ी लोग लगा देंगे, लेकिन गलत हो जाएगा। एबोनाइट इसका सही उत्तर होगा, जो कि विद्युत रोधी पदार्थ है। पेंसिल साथियों एक प्रकार से अपन अपनी आम भाषा में कच्ची पेंसिल इसको बोलते हैं ना। कच्ची पेंसिल जो है उसमें आपका ग्रेफाइट होता है एक प्रकार से, है ना, तो वो तो बिल्कुल विद्युत का सुचालक होगा। तो कच्ची पेंसिल या पेंसिल जो विद्युत रोधी नहीं होती, एबोनाइट जो विद्युत रोधी होता है। 13वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन बताइए। 1 शेर की दहाड़ का तारतम्य
मच्छर की भिनभिनाहट से कम होता है। 2 शेर की दहाड़ की प्रबलता मच्छर की भिनभिनाहट से कम होती है। 3 है कम आवृत्ति के कारण पुरुषों की आवाज़ भारी होती है। और 4 है उपयुक्त सभी असत्य कथन हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। शेर की दहाड़ की प्रबलता मच्छर की भिनभिनाहट से कम होती है। तो ऑप्शन असत्य कथन कौन सा होगा आपका? दूसरा ऑप्शन असत्य होगा। बाकी सही है कि शेर की दहाड़ का जो तारत्व है साथियों, ठीक है, वो मच्छर की भिनभिनाहट से कम होता है। मच्छर की भिनभिनाहट का तारत्व ज़्यादा होगा और शेर की दहाड़ का तारत्व कम होगा। लेकिन प्रबलता की बात की जाए तो निश्चित ही शेर की प्रबलता जो है वो दहाड़ की प्रबलता बहुत ज़्यादा होगी और मच्छर की भिनभिनाहट की प्रबलता कम होगी। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और ध्वनि की जो प्रबलता है वो उसके आयाम पर डिपेंड करती है साथियों, जबकि तारत्व जो वो आवृत्ति पर डिपेंड करता है। लिख लीजिएगा या याद कर लीजिएगा कि प्रबलता जो है वह आयाम पर डिपेंड करता है। आयाम जितना ज़्यादा होगा प्रबलता उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, और तारत्व जो है वो आपका डिपेंड करता है किस पे? ध्वनि आपकी आवृत्ति पे डिपेंड करता है। आवृत्ति ज़्यादा तो तारत्व भी ज़्यादा होगा। ठीक है साथियों, आवृत्ति क्या है? 1 सेकंड में होने वाले कंपनों की संख्या ही आवृत्ति होती है अपनी। तो जितने ज़्यादा कंपन होंगे उतना ही ज़्यादा तारत्व होगा। मच्छर में भिनभिनाहट में तारत्व बहुत ज़्यादा होता है, आवृत्ति ज़्यादा होती है, इसलिए शेर की दहाड़ से मच्छर का तारत्व ज़्यादा बताया गया है। वहीं प्रबलता की बात करें तो शेर की प्रबलता ज़्यादा होती है, ठीक है, और मच्छर की कम होती है, इसलिए ऑप्शन 3 यहाँ पे गलत तरीके से लिखा गया है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे, सॉरी ऑप्शन 3 नहीं, ऑप्शन 2, तो ऑप्शन 2 सही उत्तर इसका रहेगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि बंदूक से गोली दागने पर पीछे की तरफ धक्का लगता है। यह धक्का लगना न्यूटन की गति के किस नियम से संबंधित है? क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से, संवेग संरक्षण के नियम से, जड़त्व के नियम से, या इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल सिंपल प्रश्न लिया गया है, सिंपल सा आंसर है। जड़त्व का नियम नहीं होगा साथियों, इसका होगा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। कुछ लोगों ने आंसर दे दिया होगा जड़त्व का नियम, लेकिन जड़त्व का नियम यहाँ पे कार्य नहीं करेगा। यहाँ पे आपका आंसर होगा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के कारण ऐसा होता है। बंदूक से अपन गोली चलाएंगे तो गोली जैसे ही आगे की तरफ निकलेगी पीछे धक्का लगेगा निश्चित रूप से, तो ये आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो गया। ऑप्शन नंबर आपका सही होगा 1। 15वां प्रश्न है कि घड़ी में चाबी लगाने पर संग्रहित ऊर्जा कौन सी होगी? गतिज ऊर्जा होगी, यांत्रिक होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी, या ध्वनि ऊर्जा होगी? तो साथियों अपन घड़ी में चाबी लगा रहे हैं, चाबी लगा रहे हैं, तब ये क्या हो रही है? गति कर रही है एक प्रकार से। लेकिन इसमें संचित कौन सी ऊर्जा हो रही है? संग्रहित कौन सी ऊर्जा हो रही है? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा जो एक केंद्र में बन रही है, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा जो है वो संग्रहित होगी। तो 15 में जो आंसर होगा आपका वो आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा, स्थितिज ऊर्जा जो वो होगी। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही घंटी बोलेगी तो फिर से स्थितिज ऊर्जा कम होती जाएगी और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, जिससे ध्वनि की आवाज़ आती है। तो ऑप्शन 3 इसका आंसर होगा साथियों। अगला प्रश्न है, घरों में विद्युत परिपथ समांतर क्रम में क्यों लगाया जाता है? 1, प्रत्येक प्रतिरोध में विद्युत धारा का मान समान होता है। दूसरा, प्रत्येक प्रतिरोध में विद्युत विभवांतर का मान समान होता है। 3, प्रत्येक प्रतिरोध में विद्युत धारा और विद्युत विभवांतर का मान समान होता है। और 4, क्योंकि एक भी प्रतिरोध में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने पर संपूर्ण परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो देखिए साथियों, इसका आंसर क्या रहेगा? प्रत्येक प्रतिरोध में विद्युत विभवांतर का मान समान होता है। इसी वजह से जो है वो घरों में समांतर क्रम में फिटिंग वगैरह जो है वो की जाती है। अगर अपन ने श्रेणी क्रम में कर दी तो एक भी परिपथ में अगर लाइट कट गई तो सारों में लाइट जो वो कट जाएगी, लाइट घर में कट जाएगी। लेकिन विद्युत विभवांतर समांतर क्रम में ऐसा नहीं होता है, सिर्फ विभवांतर समान होता है, विभव समान आएगा लाइट का। ठीक है, और धारा जो वो अलग अलग इसमें जाती है। तो ऑप्शन 2 निश्चित रूप से इसका सही उत्तर रहेगा। 17वां आपका प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? मंगल है, बृहस्पति, शनि या शुक्र? तो सबसे चमकीला जो ग्रह है साथियों वो आपका ग्रह कहलाता है शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर जो है वो रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई है अभी टैबलेट में, मान नहीं रहा बीच में। इसका आंसर साथियों क्या रहेगा? आपका ऑप्शन नंबर 2 जो वो इसका उत्तर रहेगा। और अभी हाँ देखिए, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है आपका शुक्र ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न कि विरंजक चूर्ण में मुक्त क्लोरीन गैस जल से संयोग कर क्या देती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नवजात ऑक्सीजन, या 2 व 3 दोनों? तो यहाँ पे आपका आंसर क्या कीजिएगा साथियों?
जैसे ही Cl2 यानी क्लोरीन गैस जो वो अपनी मुक्त होती है विरंजक चूर्ण से, मतलब विरंजक चूर्ण को अपन हवा में रख देते हैं, तो पिछले प्रश्न पत्र में अपन ने किया, पिछले मॉडल पेपर में किया कि क्लोरीन गैस मुक्त होती है। अब उस क्लोरीन गैस की जल से अगर क्रिया करवा दी जाए तो क्या बनेगा आपके पास, HCl बनेगा, ठीक है, 2HCl और प्लस में क्या, ऑक्सीजन। इस प्रकार के बड़े कोष्टक में इसको बंद किया जाएगा। इसको बोलते हैं अपन नवजात ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं साथियों, नवजात ऑक्सीजन इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर अपने को क्या क्या मिला, ठीक है, यहाँ पे अपने को साथियों एक तो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला, और दूसरी अपने को नवजात ऑक्सीजन मिली। तो दोनों चीज़ें मिल गई, ऑप्शन 2 और 3 दोनों सही हैं। ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका सही उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा। नवजात ऑक्सीजन को अपन एक और नाम से जानते हैं और वो है परमाणविक ऑक्सीजन। परमाणविक ऑक्सीजन भी नवजात ऑक्सीजन को कहा जाता है, ये भी थोड़ा सा आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है, प्रोटॉन ग्रहण करने वाले यौगिक होते हैं 1 अम्ल, 2 क्षार, 3 लवण और 4 इनमें से कोई नहीं। प्रोटॉन ग्रहण करने वाले यौगिक कौन से होंगे? तो प्रोटॉन जो ग्रहण करते हैं वो आपके क्षार कहलाते हैं, और जो त्यागते हैं वो अम्ल होंगे। तो निश्चित ही यहाँ पे आपका उत्तर 2 ऑप्शन हो जाएगा। 20वां प्रश्न की कपास का बहुलक है सेल्यूलोज, रेयोन, ग्लूकोज या फ्रुक्टोज। तो कपास का जो बहुलक है साथियों वो आपका क्या होगा, वो होगा आपका रेयोन। रेयोन जिसको अपन सेल्यूलोज जो है वो कपास का बहुलक होगा। ऑप्शन 1 सही उत्तर रहेगा। रेयोन को अपन कृत्रिम रेशम के नाम से भी जानते हैं ना, रेयोन को कृत्रिम रेशम भी साथियों कहा जाता है, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। तो सेल्यूलोज जो है वो बहुलक का क्या, आपका बहुलक होगा किसका, कपास का। यह प्रश्न पूछा गया है और इम्पोर्टेंट है, ऐसे प्रश्न भी देखिए आते हैं बिल्कुल। और 21वां प्रश्न है कि गाजर घास का रासायनिक नाम क्या है? जेंथियम, पार्थेनियम, 3 है साइप्रस रोटेंडस और 4 है मेंजीफेरा इंडिका। तो गाजर घास का रासायनिक नाम पूछा गया है, तो गाजर घास का जो रासायनिक नाम है साथियों वो आपका क्या होगा, पार्थेनियम, ठीक है। पार्थेनियम जो है उसी को अपन गाजर घास के नाम से जानते हैं, पार्थेनियम इसका सही आंसर होगा। और जेंथियम जो है वो क्या होती है आपकी, विलायती गोखरू। विलायती जो गोखरू होता है उसको जेंथियम बोला जाता है, गोखरू, ठीक है, गोखरू। और आगे बात करें अपन साइप्रस रोटेंडस की, तो इसको बोलते हैं मोथा, ठीक है, इसको बोलते हैं मोथ या मोथा, है ना। और मेंजीफेरा इंडिका आप लोगों को पता आम को बोला जाता है। तो गाजर घास का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, पार्थेनियम। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। चलिए 22वां आपका प्रश्न है कि लाइकेन किस श्रेणी का पादप है? जलोदभिद, मरुदभिद, शीतोदभिद या समोदभिद। तो आपका जो लाइकेन है साथियों वो आपका पादप है शीतोदभिद पादप, ठीक है, शीत ऋतु का पादप है, शीतोदभिद पादप ये होगा। ऑप्शन 3 सही उत्तर रहेगा। और 23वां प्रश्न आ जाता है फिर कि थल भाग में ठंडी वायु की थल भाग से ठंडी वायु समुद्र की ओर प्रवाहित होती है, ऐसा होना कहलाता है थल समीर, समुद्र समीर, चक्रवात या 4 जल समीर, ठीक है। तो इसको साथियों क्या बोलेंगे अपन, इसको बोलेंगे एक प्रकार से, अपना आंसर जाइएगा यहाँ पे थल समीर। थल भाग से ठंडी वायु का समुद्र की तरफ बहना थल समीर कहलाएगा। और समुद्र समीर क्या होगा साथियों, समुद्र समीर समुद्र की जो ठंडी हवा वो थल की तरफ अगर आ रही है, यानी कि दोनों बार ठंडी हवा ही आएगी। अगर समुद्र की तरफ से आ रही है तो समुद्र समीर, थल की तरफ से समुद्र की ओर जा रही है तो थल समीर जो वो कहलाएगी। तो यहाँ पे उत्तर ऑप्शन नंबर 1 जो वो इसका रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24वां आपका प्रश्न है कि रेखीय अभिकर्मिक अनुदेशन के निम्नलिखित पद में से कौन सा पद निश्चित रूप से पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु से संबंधित है? शिक्षण पद, प्रस्तावना पद, परीक्षण पद या अभ्यास पद। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा साथियों, शिक्षण पद जो वो विषय वस्तु से संबंधित निश्चित रूप से रहेगा। भाई जो विषय वस्तु वही तो अपन पढ़ाएंगे शिक्षण पद के रूप में, है ना। तो शिक्षण पद वह होगा जो अपनी विषय वस्तु है ना, जो अपने को पढ़ाना वही अपना शिक्षण पद जो वो रहेगा। 25वां आपका प्रश्न कि विज्ञान शिक्षण में अध्यापक को सदा किस सूत्र का प्रयोग करना चाहिए? 1 ज्ञात से अज्ञात की ओर, 2 स्थूल से सूक्ष्म की ओर, 3 सरल से कठिन की ओर और 4 है उपरोक्त सभी। तो विज्ञान शिक्षण में अध्यापक को सदा किस सूत्र का प्रयोग करना चाहिए साथियों? तो प्रयोग करना चाहिए सरल से कठिन की तरफ। ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका सही उत्तर रहेगा।
26वां प्रश्न है कि विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट कार्य किस प्रकार का सहायक साधन है? सर्वे साधन है, दृश्य साधन है, क्रियात्मक है या दृश्य सर्वे दोनों है? तो इसका आंसर क्या होगा साथियों? क्रियात्मक। क्या आंसर होगा इसका? क्रियात्मक साथियों इसका आंसर जो वो रहेगा, क्योंकि प्रोजेक्ट कार्य निश्चित रूप से असाइनमेंट वर्क है, तो असाइनमेंट तो क्रियात्मक कार्य के अंतर्गत ही आएगा। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर होगा। 27वां प्रश्न है कि विज्ञान मेला या प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया जा सकता है? 1 विज्ञान संबंधी फिल्मों को, 2 चित्र मॉडल को, 3 है वैज्ञानिक सूचनाएं एवं संग्रहित वस्तुओं के नमूनों को, और 4 है उपरोक्त सभी को। तो विज्ञान मेला या प्रदर्शनी में जो प्रदर्शित किया जा सकता है वो कर सकते हैं अपन सारी चीज़ें, बिल्कुल विज्ञान संबंधी फिल्मों को कर सकते हैं, चित्र मॉडल को भी कर सकते हैं, वैज्ञानिक सूचनाओं को भी अपन कर सकते हैं। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे सही उत्तर होगा। 28वां प्रश्न है कि सामान्य विज्ञान शिक्षण में बच्चों की समझ का विकास करने की सफलता के लिए आवश्यक मापदंड है? 1 बालकों के दैनिक जीवन से संबंधता, 2 वर्तमान समस्याओं का समाधान, 3 वृहद उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होना, और 4 है उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल सारी बातें बिल्कुल सही हैं विज्ञान के लिए, विज्ञान शिक्षण के लिए। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे सही उत्तर होगा। 29वां प्रश्न है कि कक्षा 6 में पदार्थों का पृथक्करण विषय सबसे अधिक प्रभावी ढंग से किस प्रकार पढ़ाया जा सकता है? पदार्थों का पृथक्करण की यहाँ पे बात की जा रही है। ऑप्शन 1 का संबंधित संकल्पनाओं की गहन व्याख्या करके, तो व्याख्या करके तो सब लोग पढ़ाते हैं, तो वो प्रभावी ढंग नहीं है। 2 शिक्षार्थियों द्वारा हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को कराकर, 3 है अच्छा गृह कार्य करवाकर, 4 है विभिन्न उप विषयों पर अधिक सामूहिक चर्चाएं आयोजित करके। तो यहाँ पे सही आंसर होगा क्रियाकलाप करवाए जा रहे हैं, करके सीखा जा रहा है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा, शिक्षार्थियों द्वारा हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को कराकर। ठीक है साथियों, यही इसका जो आंसर रहेगा। 30वां आपका प्रश्न है, आपके स्कूल का निरीक्षण हो रहा है, आप विज्ञान विषय पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे? 1 परियोजना विधि, 2 समस्या समाधान विधि, 3 प्रदर्शन विधि, और 4 है ह्यूरिस्टिक विधि। तो देखिए साथियों, विज्ञान विषय को पढ़ाने के लिए जो विधि अच्छी है इन चारों में, वो आपकी प्रदर्शन विधि है ना। प्रदर्शन करके दिखाया जाए बच्चों को तो ज़्यादा सही होता है। तो प्रदर्शन विधि जो है वो इसका उत्तर रहेगा, ऑप्शन नंबर 3। इस प्रकार साथियों इस सप्ताह के 3 अपने पेपर साइंस के समाप्त होते हैं। 10 नंबर, 11 नंबर और 12 नंबर, तीनों पेपर मेरे हिसाब से आपके शानदार गए होंगे। आज वाले पेपर में आपके कितने नंबर आए 30 में से कमेंट करके बताइएगा। पेपर कैसा लगा बताइएगा। और जो साथी नए हैं तो नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको दबाइएगा। जैसे ही प्रेस करेंगे घंटी का निशान आएगा उसको दबाइएगा। घंटी के निशान को दबाने के बाद नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन, टेस्ट के नोटिफिकेशन मिल सकें। कल से इसी समय शुक्रवार, आप जानते हो कि गुरुवार और शुक्रवार को हिंदी का टेस्ट आएगा, उसके बाद शनिवार को आपका संस्कृत का टेस्ट आता है। तो इस प्रकार से अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है, बिल्कुल निश्चित रूप से आपको ज्वाइन करनी चाहिए। और हर रोज़ सुबह 7 बजे आपको साइकोलॉजी का टेस्ट भी मिलता है, बिल्कुल टॉपिक वाइज। अपन यूनिट नंबर 3 में अभी चल रहे हैं और बहुत जल्द यूनिट नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगी साथियों। उसके बाद यूनिट नंबर 4 स्टार्ट कर लेंगे। तो हर टॉपिक का आए हुए जितने भी प्रश्न हर टॉपिक के वो अपन साइकोलॉजी में कर रहे हैं, उससे बेहतर और कोई चीज़ नहीं है। ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है। लाइक करें वीडियो को अगर आपको टेस्ट पसंद आए, और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। मिलेंगे साथियों अपन अगले वीडियो में एक और शानदार टेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।